आइए, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है और 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। अब 1857 की क्रांति और 1857 के विद्रोह से जो बेसिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो बेसिक कंटेंट है, उसके बारे में पहले हम समझते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। समझ गए? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति से पूछा जाता है, वो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति या 1857 के विरोध का प्रतीक क्या है। प्रतीक मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिंबल। समझ गए कि 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो क्या है। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक है लाल कमल एवं रोटी। कहीं कहीं इसको चपाती भी बोला जाता है बाबू। 1857 के विरोध का अगर प्रतीक आपको कह दे तो लाल कमल एवं रोटी, कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है, चपाती। समझ गए? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक अगर पूछेगा तो क्या करिएगा क्वेश्चन में, लाल कमल या रोटी। रोटी भी कह सकते हैं या चपाती भी कह सकते हैं। समझे? कहीं कहीं लाल कमल ना दे के सिर्फ कमल दे तो भी मत घबराइएगा, मकसद वही है, कमल एवं रोटी ही कहना। समझ गए? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल एवं रोटी या लाल कमल एवं रोटी। अब 1857 के विद्रोह को लेकर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछ देगा कि 1857 के विरोध या 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, समझ रहे हैं ना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय तक गवर्नर जनरल, ये 1857 के विद्रोह के बाद एक पढ़ेंगे हम गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, अच्छी बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर वायसराय में आएंगे बाबू। तो अभी हम समझ रहे हैं 1857 के विद्रोह के समय पूछ दे अगर कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, या 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल शासक कौन था, या भारत में मुगल शासक उस समय कौन थे। समझ गए? तो ये तीन कंटेंट या तीन बेसिक क्वेश्चन को जरा देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अगर पूछ दे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था विस्कॉट पाम अस्टर्न। कौन थे? विस्कॉट पाम अस्टर्न, यही व्यक्ति 1857 के विद्रोह के समय अगर पूछ दे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो विस्कॉट पाम अस्टर्न। समझ गए? यही वो व्यक्ति है बाबू। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाम अस्टर्न। आइए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विस्कॉट पाम अस्टर्न। एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट करके क्लियर चलेंगे तो 1857 का विद्रोह हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे गांधी युग। गांधी युग में एंट्री लेंगे तो पूरा आपको भारत की स्वतंत्रता तक खींचेंगे। समझ गए? तो अभी फिलहाल इसको छोटा सा एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाम अस्टर्न, लेकिन 1857 के विद्रोह के समय पूछ दे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। एक पूछेगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। भारत में मुगल बादशाह उस समय कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर, या उनको आप बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर भी ध्यान रख सकते हैं आप, और बहादुर शाह द्वितीय भी ध्यान रख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए तीन क्वेश्चन क्लियर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो विस्कॉट पाम अस्टर्न,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो बहादुर शाह जफर भी बोला जा सकता है या बहादुर शाह द्वितीय भी। समझ गए? तो फिर से समझिए, 4 क्वेश्चन यही से आपका क्लियर हो रहा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक तो लाल कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाम स्टर्न। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे भारत में? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं बाबू कि 1857 के विद्रोह के समय, जिस समय विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा जो आपका बेसिक है इससे। इसके बाद थोड़ा अब आगे चलते हैं। इसके स्वरूप को लेकर के चर्चाएं होती है कि आखिर इसका कैसा स्वरूप रहा, क्या कोई क्रांतिकारी आंदोलन था या सिर्फ एक विद्रोह था? तो इसका विद्रोह और क्रांतिकारी स्वरूप को लेकर के कई मतभेद हैं। इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि ये एक प्रकार का विद्रोह था या क्रांतिकारी आंदोलन था या स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि हम लोग इसे स्वतंत्रता संग्राम करते हैं, लेकिन वही पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं कि नहीं, 1857 का विद्रोह जो था वो हिंदुओं और मुस्लिमों का संयुक्त रूप से ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। समझ गए? ऐसा कहा जाता है पश्चिमी सभ्यता के लोगों द्वारा, पश्चिमी लेखकों द्वारा ऐसा कहा गया है। अभी हम आते हैं इसके स्वरूप को लेकर के। तो भारतीय के अनुसार कहिएगा तो क्रांतिकारी आंदोलन, लेकिन ब्रिटिश लोग देखिए इसको कहते हैं क्या, पश्चिमी इतिहासकार अर्थात ब्रिटेन के जो थे वो इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह मानते थे। 1857 के विद्रोह को पश्चिमी इतिहासकार अर्थात जो ब्रिटेन के थे वो एकमात्र क्या मानते हैं? सैनिक विद्रोह। लेकिन भारतीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह है। हमारे एक व्यक्ति आगे चल करके पढ़ेंगे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है वीर सावरकर, उन्होंने कहा था कि नहीं, यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था। स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह पूछेगा 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कहा था? तो वीर सावरकर ने। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से समझते हैं बाबू, 1857 के विद्रोह को पश्चिमी इतिहासकारों ने क्या कहा? एकमात्र सैनिक विद्रोह। लेकिन भारतीय इतिहासकार हैं कि नहीं, यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह है। समझ गए? तो ये स्वरूप कई बार क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसे हम किस रूप में याद रखें, लेकिन हम लोग समझते हैं चूंकि भारतीय है तो इसे एक क्रांतिकारी आंदोलन, बल्कि एक तरह से कहिए इसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह ही कहेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब इसको लेकर के कारण जानते हैं कि इसको होने का कारण क्या रहा। 1857 के विद्रोह का कारण क्या रहा, क्यों ये विद्रोह हुए? समझ गए? तो 1857 के विद्रोह को लेकर के कई कारण माने जाते हैं। 1857 के विद्रोह को कुछ लोग कहता है कि मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से संबंधित है, चर्बी वाला कारतूस ही मुख्य कारण है। हाँ, मुख्य कारण है वो, तात्कालिक कारण वो है, लेकिन उससे पहले भी कई अंग्रेजों की ऐसी नीतियां रही जिसके खिलाफ भारतीय लोग के अंदर ज्वालामुखी की तरह गुस्सा एकदम भरा हुआ था। कब फटे या फूटे कहिए एक तरह से। समझ गए? कई ऐसी उसकी नीतियां, जिसमें से देखिए 1857 के विद्रोह का अगर कारण आपको पूछे ना तो एक नहीं, कारण टोटल 4। कौन कौन? पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण, और तीसरा आर्थिक कारण, और चौथा तात्कालिक कारण। जिसमें से पहला कारण को देखिए हम समझते हैं। 1857 के विद्रोह के अगर कारण पूछेंगे कि कितने हैं, तो 1857 के विद्रोह के कारण 4। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, और चौथा तात्कालिक कारण। अब इसमें राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है और तात्कालिक कारण क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। समझ गए? तो चलिए पहले समझते हैं 1857 के विद्रोह का सबसे पहला कारण जो है वो है राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह के कितने कारण? 4। राजनीतिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और चौथा तात्कालिक कारण, जिसमें से हम पहला पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। देखिए
1857 के विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, 1857 के विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा बाबू भारत में 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय प्रांतों को, कुछ ऐसे प्रांतों को हड़पने के लिए कुछ ऐसी नीतियां लाई, उसे अपने भारतीय प्रांतों को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए उसने एक नीति लाई थी जिसका नाम था व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति। हड़प नीति भी कह सकते हैं या व्यापगत का सिद्धांत। उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अगर पूछेगा कब से कब रहा तो 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी ने कौन से सिद्धांत लाया था? तो व्यापगत का सिद्धांत या उसे आप हड़प नीति कह सकते हैं। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति, इन दोनों लैंग्वेज में ना बच्चे लोग को बड़ा दिक्कत होता है। इसको नॉर्मल सी भाषा में आप ऐसे रख सकते हैं याद, गोद निषेध सिद्धांत। समझ गए? क्या याद रखिएगा? गोद निषेध सिद्धांत। कहिएगा ये क्या था सर आखिर? देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो था उसने भारतीय देशी रियासतों के कई ऐसे शासक थे जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था। उसने एक नीति अपनाई, वो हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उसने कहा क्या कि वैसे व्यक्ति जिनका अपना उत्तराधिकारी नहीं है, अर्थात जो उनका अपना बेटा बेटी नहीं है, वो किसी दूसरे के पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। क्या रखा नाम उन्होंने? गोद निषेध सिद्धांत। और अगर गोद लेते हो तो तुम्हारी मृत्यु के बाद उसे तुम्हारे प्रांत का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तुम्हारा प्रांत तुम्हारी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। बोलचाल की भाषा में कहिए, जिनकर बेटा बेटी नाक हो उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनका पूरा साम्राज्य सरकारी संपत्ति घोषित हो जीतो। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अपना कोई था ही नहीं बेटा बेटी, वो किसी और के पुत्र को गोद ले रहे थे। उस समय उसको कहा जाता था दत्तक पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता था? दत्तक पुत्र। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये कौन सा सिद्धांत है, ये मेरी मर्जी है कि हम अपनी संपत्ति किसको दें, किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, ये कौन सा नया नियम आप लाए हैं? लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि लाए हैं तो लाए हैं, इस संबंध हम नहीं जानते हैं। जो इधर उधर ला करके पड़ोसिया का बेटा का गोद लिया उसको मामला गड़बड़ा देंगे। समझ गए? अगर किसी को भी लोगो तो उसको हम नहीं मानेंगे। और समझ लो, लॉर्ड डलहौजी कहा कि बहुत सारे राजा लोग कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हाल है। और इसने 1848 में हड़प नीति कही है या व्यापगत सिद्धांत या गोद निषेध सिद्धांत के तहत सबसे पहला प्रांत था जो सतारा, उसको मिला लिया 1848 में जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। कहा चलो ये हो गया ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा, सरकारी संपत्ति हो गया। समझ गए? हड़प नीति के तहत अगर मिलाया गया पहला प्रांत पूछेगा कौन सा है तो सतारा। कब मिलाया गया? 1848। उसके बाद मिला लिया बाबू जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। बघाट को भी मिला लिया 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1854 में। नागपुर को भी 1856 में। इस तरह वह कई प्रांतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने लगा जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे। वो लोग कहे कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा तो पनप भी रहा था कि कहाँ मौका मिले कि इसको हम ढूंढ दें। यही मौका जाकर के मिलता है 1857 में। सारे लोग एक साथ विरोध करेंगे, देखिएगा। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण है, जो आपको अगर माना जाए शुरुआत में जो नींव रखी गई वो था राजनीतिक कारण है। उसमें से मुख्य रूप से कारण था लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 का, जिसके तहत उसने कौन से सिद्धांत लाया? व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति, या जिसे आप कह सकते हैं गोद निषेध सिद्धांत, अर्थात गोद नहीं ले सकते।
तो अगर आपको पूछ दे, यहां से क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था तो 1848 से 1856 तक, व्यपगत का सिद्धांत का प्रतिपादक था तो लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति सिद्धांत का प्रतिपादक था तो लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति के तहत या व्यपगत के सिद्धांत के तहत मिलाया गया पहला राज्य तो सतारा, कब? 1848 में। हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1854 में। समझ गए? और भी प्रांतों को ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, जैतपुर हो गया, इन सब प्रांतों को भी मिलाया जाता है। लेकिन मेन रूप से आपको पहला पूछता है यही कि 1857 के विद्रोह के समय जो है, ये 1 मिनट, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला प्रांत कौन था? तो वो था सतारा, 1848 में। 1857 के विद्रोह के समय झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो 1854। समझ गए? तो चलिए आगे समझते हैं। तो राजनीतिक कारण मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। राजनीतिक कारण में समझ रहे हैं, कौन सी नीति? हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत। अगला आते हैं बाबू सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब सामाजिक एवं धार्मिक कारण में मुख्य रूप से क्या कारण है, आइए देखिए अगला कारण हम समझते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारण 1857 से पहले 1829 का मामला देख लीजिए। 1856 का मामला देख लीजिए, 1853 का भी मामला देखेंगे, 1856 का भी देखेंगे। समझ गए? ये 3 मामले देखेंगे मेन रूप से हम। ये मामला है क्या? अंग्रेजों ने सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसे बदलाव किए जो उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग को वो बदलाव ठीक नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। चूंकि जितने भी अंग्रेज थे लगभग ईसाई धर्म को मानते थे। हमारी जो भारत में मुख्य रूप से था वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हीं सब धर्मों का प्रचलन था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे जो समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर इसने धार्मिक एक कारण है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करिए, अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिएगा ना, सरकारी मशीनरी द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा, बाजा बुझा के लाओ, जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगो उसको कर नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, आपको सरकारी नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी दे देंगे अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार करते। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे ये तो पूरा हमारे लोगों को धर्म ही परिवर्तित कर रहा है। ये मामला बड़ा अलग तरह का हो गया। धार्मिक ये एक सामाजिक स्तर पर भी कई ऐसे बदलाव किए जिसमें 1829 में मान लीजिए आपका सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत करना भी अंग्रेजों के लिए बहुत भारी है। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने कहा कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है, तुम हमारे धर्म के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी जो हमारे रीति रिवाज चल रहे उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सब मामला देख करके बहुत सारे लोग खराब हो गए, अति नाराज हो गए। चलिए आते हैं इसमें हम समझते हैं बाबू 1857 के विद्रोह का सामाजिक एवं धार्मिक कारण में सबसे पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और भारत में रेल का परिचालन। एक कारण ये भी माना जाता है। समझ गए? भारत में रेल का परिचालन। समझ गए? तो अभी आते हैं बाबू हम समझते हैं सबसे पहला जो इसमें सामाजिक एवं धार्मिक कारण में वो था सती प्रथा। आइए समझते हैं। देखिए अंग्रेज लोग के बारे में ना बाबू आप उन्होंने कुछ भारतीय सामाजिक स्तर पर ऐसे बदलाव किए जो समाज के लिए अच्छे भी माने जाते हैं। समाज में उसने कुछ ऐसे बदलाव किए जिनमें लोगों को लगा कि कुछ लोगों को लगा अच्छा है तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। जिसमें से सबसे प्रमुख जो बदलाव था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया सती प्रथा बैन। ये सती प्रथा है क्या? इस सती प्रथा के बारे में जरा सा हम समझते हैं बढ़िया से। समझ गए? सती प्रथा के बारे में आप ये जानते हैं। देखिए सती प्रथा, प्रथा मतलब रिवाज। सती किसको कहते हैं? भारतीय समाज में वैदिक कर्मकांड जो था इतना जटिल हो चुका था कि इससे सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा उत्पन्न हो चुके थे।
इसके बारे में आगे चल करके हम फिर पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी के खिलाफ निकल के, वैदिक कर्मकांड के खिलाफ ही निकल के दो धर्म आएगा, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। समझ गए? इन दोनों धर्मों में समरसता स्थापित की जाएगी कि ऊंच नीच, जाति, धर्म, ईश्वर कुछ ना होता है, सब लोग मिलकर रहिए। समझ गए? तो अभी फिलहाल हम सती प्रथा आते हैं। सती प्रथा में था क्या कि भारतीय सामाजिक स्तर पर ऐसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो जाए, शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पति का क्या हो जाए, देहांत हो जाए। समझ गए? अब शादीशुदा ही होंगे, समझिए रहे सर ये तो गड़बड़ है। समझ रहे? तो जो ऐसी महिलाएं जिनका पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उस पति की चिता पर उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। समझ गए? और समझिए, अगर किसी महिला के पति का अगर देहांत हुआ तो उस महिला को जिंदा जला दिया जा रहा है, जिसे उस समय कहा जाता था सती हो गए। और जलाते वक्त देख लीजिए, लोग सती मैया की जय ऐसे नारा लगाते थे ना, जैसे लगता है कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। समझ गए? लेकिन वहीं अगर किसी पुरुष की पत्नी अगर डेट कर जाए, बाबू पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो पुरुष दूसरा शादी कर लेगा। अगर पुरुष की मृत्यु हुई तो महिला जिंदा जला दी जाएगी उस पुरुष के साथ। लेकिन अगर महिला की मृत्यु हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, तो पति दूसरा शादी कर ले। अब ये एक अलग प्रथा है, बहुत सारी महिलाएं इसके शिकार हो रहे थे। इससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनकी कहानी है कि उनकी भाभी को जिंदा जलाया, और वो व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। इनसे भी जुड़िए। देखिए, सती प्रथा पर बैन किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। प्रयास किसने किया? तो वो होंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन के राय से भी जुड़ी हुई एक कहानी है कि आखिर इन्होंने प्रयास क्यों किया। समाज में तो इतनी सारी प्रथाएं चल ही रही थी, पहले से भी चलती आ रही है, पहले ही भी महिलाएं सती हो रही थी, आखिर इन्होंने प्रयास क्यों किया? राजा राम मोहन राय के बारे में अगर कुछ पर्सनल इंट्रोडक्शन देखे बाबू, तो राजा राम मोहन राय का जन्म होता 20 मई 1772 ईस्वी को। ध्यान से समझिए, 22 मई 1772 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में। समझ गए? एक ब्राह्मण परिवार में होता है। समझ गए? फिर से समझ लो, सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंक ने। प्रयास किया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन देखें, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को। कहाँ? पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में। समझ गए? पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में। कौन से परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। अब चूंकि ब्राह्मण परिवार में लिए जन्म लिया है, तो कुल तो क्षत्रिय की तरह है ही, श्रेष्ठ कुल है, ब्राह्मण है। तो शुरुआत से ही इनकी बुद्धि तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे बाबू। और साथ ही ये खास करके कुरीतियों में ये विश्वास नहीं रखा करते थे। इनके पिता का नाम रामाकांत और मम्मी का नाम तारिणी देवी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रामाकांत और मम्मी का नाम तारिणी देवी। इनका शिक्षा जो होता है वो पटना और बनारस में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यही इनकी शिक्षाएं पूरी होती है। मामला आखिर है क्या? ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म जब 22 मई 1772 ईस्वी हुआ है, उसके कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और इनके माता पिता की जब मृत्यु होती है, तो इनका पालन पोषण जो था इनके बड़े भाई और उनकी पत्नी ने, अर्थात इनकी बड़ी भाभी ने किया था। बड़ी भाभी कहिए या कहिए भाभी माँ, ये कह के बुलाए, तो उन्होंने इनका पालन पोषण अपने बच्चे की तरह किया। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी को भाभी माँ कह के बुलाया करते थे। राजा राम मोहन राय जब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, तो हाई स्कूल के पढ़ाई वगैरह खत्म करने के बाद इनको कहा गया कि ठीक है, कॉलेज वाली पढ़ाई शुरू करो, आगे बढ़ो। तो राजा राम मोहन राय पढ़ने के लिए पटना आते हैं, अपना ही पटना यूनिवर्सिटी, समझ गए, और बनारस विश्वविद्यालय। इसी बीच में ऐसी कहानी मिलती है कि उनके भैया का देहांत हो गया। अब भैया की मृत्यु हो गई और ये पढ़ने के लिए आए हुए हैं पटना और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में।
तो अभी की तरह थोड़े फोन पे और अति व्हाट्सएप और गूगल चल रहा, फेसबुक की जगह मैसेज कर दो, फोन कर दो। पहले लोग डाक से टिकट पत्र वगैरह भेजा करते थे, कितना दिन में पहुंचेगा उसे पता चलेगा, फिर आएगा। अरे आज ना आप इतना ज्यादा आराम से मैसेज कर लेते हैं, कुछ भी होता है तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले लोग जो थे, किसी ऐसे ऐसे गांव में हम देखे हैं जहां लेटर भेजा जाता है था तो आदमी एक एक हफ्ता बाद उसको लेटर मिला है। उसको भी गांव में पढ़ने वाला बहुत कम लोग हुआ करता था, वो उनको पढ़ने के लिए बोलते थे ना, उनका भी अलग भाव है, अभी नहीं शाम के ही है, समझ गए। खैर, राजा राम मोहन राय की भैया का मृत्यु होता है, और मृत्यु होता है तो बात है कि मृत्यु हुई है तो हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार उस सब का दाह संस्कार करना है। अब मामला ये है कि सिर्फ उस सब का नहीं दाह संस्कार करना है, भैया जो उनके मरे हैं उनका तो करना ही, साथ में उस महिला का अर्थात उनकी भाभी का भी दाह संस्कार करना है। मामला बहुत ज्यादा है पेचीदा। गांव के लोग कहें कितने दिन हम बॉडी सबको घर में रखेंगे, गांव में रखेंगे, जलाना तो है ही। उनकी जो भाभी थी वो रोई, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई कि एक काम करिए आप लोग मुझे जला दीजिएगा, लेकिन एक बार मुझे अपने उस लाडले देवर को देख लेने दीजिए जिससे हमने अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया है। गांव के लोग कहें कि ऐसा है, वो कितना दिन में आएगा, अभी उसको लेटर लिखोगे भेजोगे, कितना दिन में आएगा ये क्या जानता है, और उसके उस समय तक हम इसको रखे हुए रहेंगे, समय नहीं है। उनकी भाभी के बारे में ऐसा कहा जाता कि रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन जबरदस्ती उनको चिता पर क्या किया गया, बिठा दिया गया। रोती चिल्लाती हुई महिलाएं चिता पर बैठाते वक्त बेहोश हो गए तो लगा के, अरे ये मर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि उस जलती चिता से कूदकर वो झाड़ियों में छिप जाते हैं। सुबह कुछ लोग जाते तो कहते कि अरे ये तो मरा ही नहीं, जला ही नहीं, वो देखो जली पड़ी हुई है झाड़ियों में। उसको जबरदस्ती फिर से चिता पर लिटा दिया जाता और तब तक उस वहां बैठ किया जब तक उसकी हड्डियां तक न जल जाए। अब ये मामला इतना ज्यादा हो जाता है कि समझ लीजिए, राजा राम मोहन राय जब पढ़ाई पूरा करके वहां से डिग्री लेकर के लौट रहे हैं इस खुशी में कि चलो हम भैया भाभी को दिखाएंगे। जब पहुंचते हैं तो गांव के बाहर ही उनको कुछ लोग मैसेज करते कि अरे तुम्हारी भैया भाभी क्या हो गए, भैया का डेथ हो गया था, भैया मर गए, तो इसलिए उनको क्या किया गया, जला दिया गया। राजा राम मोहन राय बहुत दुखी हुए कि अरे भैया का तो डेथ हो गया, तो ये हमें क्यों नहीं मैसेज मिला। किसी तरह से वो आए, समझ रहे। अब राजा राम मोहन राय के भैया का देहांत हुआ तो उनको लगा चलो कोई दिक्कत नहीं, भाभी को ये चीज मैसेज सुनाएंगे। लेकिन जब भाभी के पास में तो कहा कि तुम नहीं जानते हो, शायद यहाँ एक रिवाज चल रही है समाज में कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी महिला को भी जिंदा जला दिया जाता है, तो इसलिए तुम्हारी भाभी को भी वहां जिंदा जला दिए। गाँव में कुछ तो दोस्त होते हैं ना, कुछ तो शुभचिंतक होते हैं ना। उन्होंने कहा कि क्या बताए, तुम्हारी भाभी जलना नहीं चाहती थी, वो तुमको आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन गाँव के लोग इतने क्रूर और निर्दयी थे कि जबरदस्ती उनको चिता पर लिटा दिया गया। राजा राम मोहन राय वहीं से उस चिता की ओर बढ़ते हैं जहां उनके भैया भाभी को जलाया जाता है। जब वहां उस चिता के पास पहुंचते हैं बैठकर बहुत रोते भी लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे जब वो अपने आप को संभालते हैं तो रोने से ज्यादा उनको गुस्सा था कि समाज में ये कौन सी प्रथा है कि किसी पुरुष की मृत्यु हो तो महिला को जला दिया जाए, और अगर महिला की मृत्यु हो तो पुरुष दूसरा शादी कर ले। राजा राम मोहन राय कह कि ये बिल्कुल गलत प्रथाएं हैं, ये बंद होनी चाहिए। पढ़े लिखे तो थे ही, वहीं से एगो A4 साइज का पेपर उठाते हैं, पहुंच जाते हैं लेकर के कहाँ, उस समय के गवर्नर हाउस लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास, और कहते हैं कि देखिए सर, समाज में ऐसी ऐसी प्रथाएं चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी महिलाओं को भी जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन वही अगर महिला की मृत्यु हो तो पुरुष को दूसरा शादी कर ले, तो ये समाज में प्रथाएं गलत है, इसको बंद होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चूंकि पश्चिमी सभ्यता से संबंधित वो व्यक्ति हो तो समझ ही रहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल गलत है, बंद होना चाहिए। कहे कि एक काम करिए, आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम देते हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा और दिया, कहा कि भाई आप लिख के दीजिएगा तभी ना हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो उन्होंने दिया, लेकिन इसी बीच गांव वाले लोगों को पता चल गया कि अरे क्या हुआ है, सती प्रथा के खिलाफ गया है गवर्नर हाउस में एप्लीकेशन देने। पूरा गांव में जो 10-20 आदमी बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग रहते हैं, समझे रहे कुछ ना कुछ वैसे रहेंगे ही, राजा राम मोहन राय का इंतजार करे कि आवे दही, पढ़ के लदबड़कर झामा हो गया। राजा राम मोहन राय जब आते हैं तो राजा राम मोहन राय को 10-20 आदमी मिलकर धुतकारना शुरू करता है, बढ़कर पढ़ गनिया तू झामा हो गनिया, समाज में चल रहे रीति रिवाजों को तुम बंद करने आए हो, इतना पढ़ के तुम पंडित हो गया।
बहुत सारे लोग उनको मतलब एक तरह से ये झुंझलाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, बड़ा माने एकदम अजीब तरह से बिहेव करते हैं। राजा राम मोहन राय को बड़ा बुरा लगता है। राजा राम मोहन राय कहते कि ये लोग ऐसे ना सुधरेगा। राजा राम मोहन राय बोले कि अच्छा तो गलत कर दिए ना एप्लीकेशन देके। हाँ बोले बिल्कुल, ये चीज समाज में चले, रीति रिवाजों को बंद नहीं होना चाहिए, समझा। तो राजा राम मोहन कहे कि सही है बोलते हैं सर, गलत कर दिए हम लगता है, तो एक काम करिए ना, अभी हम एप्लीकेशन लिख के दिए हैं, अभी तुरंत जाके वापस लाएंगे तो हमको देगा, हो सके लतियाइयो देगा, मार वो करेगा कि तू कौन मर्जी से देता है, कौन मर्जी से मांग जाते हो। एक काम करिए ना, 10-20 आदमी साथ ही चलिए, और 10-20 आदमी साथ चलिएगा तो आराम से हम मांग लेंगे कि सर गलती हो गया। तो 10-20 आदमी वहां जो कर रहा था बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं साथ में। वो लोग गए गवर्नर हाउस गए विलियम बेंटिक के पास, और विलियम बेंटिक को कहे कि सर गलती से बच्चा है, अभी लिख के दे दिया है, ये सब समाज में पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है, चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, ये गलती मारा है कि हाँ गलत किया लिख के। लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय से पूछते हैं कि क्या कहते हो, तुम्हारा दिया गया जो एप्लीकेशन है उसको रद्द किया जाए, लौटा दे। राजा राम मोहन राय कहें कि ठीक है सर, बिल्कुल। इन लोग का कहना है कि समाज में चल रही प्रथाएं जो हैं वो चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं सर कि बंद ना होनी चाहिए, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सुधार कर दीजिए। बोले क्या सुधार चाहते हो? सारे लोग अब राजा राम मोहन राय की तरफ देख रहे हैं कि भाई अबरी कुछ ही बोलेगा। बोले सर कुछ नहीं, हम बस इतना चाहते हैं ना कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी महिला को अर्थात तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। बस इतना संशोधन कर दीजिए ना सर कि किसी अगर महिला की मृत्यु हो ना तो साथ में उसके पुरुष को भी जला दिया जाए। और सर इसमें जो 10-20 को में आया है ना, इसमें कम से कम 8-10 को तो ऐसा है सर जिसकी पत्नी डेट की हुई है, समझ गए। और इसको अभी यहीं पे निपटा दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इन लोगों को अभी क्या करिए, निपटा दीजिए। इसकी पत्नी ऑलरेडी डेट कर गई है। अब जिसकी पत्नी डेट करी हुई थी वो तो कहा कि रे प्रभु ये तो लाके फंसा दिया हमको। लॉर्ड विलियम बेंटिक बोले कि सही है बोल रहे हो। अब बोला कि किसका पत्नी डेट कर रहे, साइड हो लगाओ 10-20 को चिता यहीं सजाओ, अब ये इसको हम निपटाइए देते हैं। जिसका डेट था वो कहा कि प्रभु ये कौची लाके कर दिया। जिसकी पत्नी थी वो कहा कि ना हमारे वाला तो अभी जिंदा हको। बल्कि अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो। जिसका डेट है उसको निपटाओ पहले। अब जो बुजुर्ग लोग थे जो ज्यादा उछल कूद रहे थे वो तो कह के है प्रभु गलती हो गया, सर बताइए ये कह के क्या लाया था कि बंद कर देंगे, यहाँ हम लोग को निपटवा रहा है, एक काम करिए ये बंद करिए, वो मंजूर है लेकिन हमरा छोड़ दीजिए। बहुत सारे जिनकी पत्नियां डेट थे उनको तो लग रहा था प्रभु कौन दरवाजा मिलेगा निकल के भाग ले। राजा राम मोहन राय पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, बताइए बंद करवाना है कि संशोधन करवाना है। अब जिसको निपटना है वो पहले आ जाओ सामने। सारे लोग कहा कि ना बंद कर दीजिए, वो मंजूर है, पर ऐसा करिए इसको ये ना करिए। तो इस तरह सती प्रथा पर भी बैन लग गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कहे कि ठीक है तो इसको बंद किया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको क्या किया, 1829 में बंद कर दिया। याद कैसे रहने, ये याद करने के लिए इतनी लंबी कहानी समझनी पड़ती है, और इतिहास वगैरह में कहानी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो रटोगे आगे पीछे भूल जाएगा, समझ रहे। तो ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर बैन लगाया। बैन लगाना मतलब बैंटिंग। सती प्रथा पर बैन लगाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। प्रयास किया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को। कहाँ? पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में, समझ गए। कौन से परिवार में? ब्राह्मण। पिता का नाम रामाकांत और मम्मी का नाम तारणी देवी। पढ़ाई लिखाई पटना एवं बनारस में, समझ गए। अब सती प्रथा पे बैन होना कि सारे लोग राजा राम मोहन राय को कहने लगे कि अरे वाह ये मामूली काम किए हैं आप, इतनी बढ़िया कुरीतियां को क्या किया आपने, समाप्त कर दिया, समझ गए। तो राजा राम मोहन राय को कहा गया भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया। राजा राम मोहन राय को पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय ने एक संगठन बनाया, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, समझ गए। कब? 20 अगस्त 1828 को ही ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। फिर से समझ लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, समझ गए। चलिए इधर आते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने।
राजा राम मोहन राय को युग दूत कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस युग का आप दूत हैं। कितनी बड़ी ये कुरीतियां थी कि किसी महिला को जिंदा जलाया जा रहा, उसको आपने समाप्त कर दिया। तो आप सिर्फ भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत नहीं है, बल्कि आप युग दूत हैं। इस युग में आप बदलाव करने के लिए आए, समझ गए? तो भारतीय पुनर्जागरण का युग दूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। पूछेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। समझ गए? अगला, राजा राम मोहन राय किस मुगल शासक अकबर द्वितीय का दूत बनकर किसके दरबार में शामिल हुए थे? तो विलियम चतुर्थ। या पूछेगा राजा राम मोहन राय किस मुगल शासक का दूत बनकर विलियम चतुर्थ के दरबार में शामिल हुए थे? तो अकबर द्वितीय, या अकबर द्वितीय का दूत बनकर के विलियम चतुर्थ के दरबार में। समझ गए? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में। यही ब्रिस्टल जाते हैं बाबू इसके विलियम चतुर्थ के दरबार में, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 को। समझ गए? किसके? विलियम चतुर्थ के यहाँ। समझ गए? ब्रिस्टल इंग्लैंड। चलिए तो फिर से समझ लेते हैं इसके बारे में। सती प्रथा पर बैन लगा 1829 में। बैन लगाया बेंटिंग ने। बैन मतलब बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रयास किए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में। पिता का नाम रामाकांत, मम्मी का नाम तारनी देवी। पढ़ाई लिखाई इनका पटना एवं बनारस में। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को। लेकिन भारतीय सभ्यता या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, बाबू भारतीय राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। समझ गए? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। किसका दूत बनकर ये विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं? इंग्लैंड। तो अकबर द्वितीय, जहां इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में। समझ गए? तो सती प्रथा की इतनी ही कहानी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं एक अगला, और समाज में एक कुरीतियां है। अब बताइए, समाज में वैसी महिलाएं जिनका पति डेट हो गया है, सती प्रथा आ चुका है, बंद मतलब। तो अब जो महिलाएं के पति डेट करेंगे तो अब तो उनको जलाया नहीं जाएगा, तो जलाया नहीं जाएगा। अब जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, जिनको ले गए थे राजा राम मोहन राय विलियम इनके यहाँ, क्या बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग के यहाँ, मतलब गवर्नर हाउस, वो लोग उधर से आ रहा था, तब बोलते आ रहा था, देखो कुछ किया हूँ असलाया, क्या बोल के यहाँ क्या किया, हम नहीं के निपटवा देता। कहा कि तो ठीक है, जलेगा नहीं ना, लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन जीने भी नहीं देंगे। जलेगा नहीं तो जीने भी नहीं देंगे। मतलब वैसी महिलाएं जिनके पति डेट हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी जिनकी पति का, उनको क्या किया जाता था? सफेद कपड़े पहनने के लिए दिए जाते, सोने के लिए जमीन पे रूखा सूखा खाना 2-4 दिन का फेंक कर दिया जाता था। सुबह सुबह अगर उस पर नजर बढ़ जाए तो कुछ लोग कहता कि अरे पूरा दिन खराब हो जाएगा। गांव की भाषा में कहते तुझे जाता रहा खराब हो नजर पड़ गलू। समझ गए? गांव के लोग आज भी बहुत तरह के प्रथाएं लेके चलते हैं बाबू। कई बार आप निकलते चलिएगा ना, अगर बिल्ली रास्ता काट दे, बिल्ली रास्ता काट दिल कुनाजू, टेढ़ा पर नजर बोले गड़बड़ हो गई, गजब हाल। एक से एक प्रथाएं गांव में चलती है। समझ गए? तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, जलोगे नहीं लेकिन जीने नहीं देंगे, मामला यहाँ है। अच्छा, सती प्रथा पर बैन लगाने वाला भी एक ब्राह्मण राजा राम मोहन राय, माने प्रयास करने वाला, यहाँ भी प्रयास करने वाला एक ब्राह्मण ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। समझ गए? अब इनकी कहानी क्या है? मामला है 1829 से, समय आ चुका है 1856 का। विद्रोह 1857 में होगा, देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग इस पे बंद लगावेगा बाबू, लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? 1800 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाएगा। मामला है क्या? एक ब्राह्मण है जिनका नाम है, अच्छा एक चीज पहले ध्यान रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो 1856 में। लाया किसने? लॉर्ड
कैनिंग ने। प्रयास इसमें किसने किया बाबू? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने प्रयास किया? ईश्वर चंद्र। देखिए इनका मूल नाम ना ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, विद्यासागर इनको कोलकाता संस्कृत द्वारा उपाधि दी जाती है, जो इनको अपनी उपाधि को ही लास्ट में जोड़ लिया, इसलिए इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। समझ गए? तो अभी आते हैं इनका अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है 26 सितंबर 1820 ईस्वी को। यह भी वही पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के घटल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय और मम्मी का नाम भगवती देवी। फिर से समझ लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के घटल नगर में ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय और मम्मी का नाम भगवती देवी। अब चूंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोग का तो काम ही है पूजा पाठ कराना घूम फिर करके। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय कहिए या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी ब्राह्मण ही है, इनका काम भी पूजा पाठ ही कराना है। तो गांव गांव में जब ये घूमते थे तो देखते थे कि अरे ये तो बहुत सारा ऐसी महिलाएं जिनके पति डेट कर गए, तो उनका तो बड़ा अलग तरह का रही इंसान। एक घटना ऐसा है कि एक गांव के परिवार का किसी व्यक्ति के पत्नी डेट हो जाता है, अब मर जाती है तो उसको अब दूसरा शादी करना है। तो का कह रहे पहले का मर गए जरी दूसरा भी करे जा लियो, कुंडली उंडली बढ़िया से देखा ले, कहीं दोष तो कुछ नहीं ना। बुलाता किसको है? इन्हीं को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, कि जरा आइए देखिए पतरा उतरा कहीं दिक्कत तो नहीं ना है सरकार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं तो उस घर में देखते कि एक महिला साइड में दुबकी पड़ी हुई है, साइड एकदम कॉर्नर में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूछते कि क्या है? बोले कि अरे उसका पति डेट कर गया है। बोले कि गजब हाल है, आपकी भी तो पत्नी डेट कर गई है, तो आप क्यों दूसरा शादी करें, उसको भी करवा दीजिए। घर के लोग का देखी देखा सरकार जे करे अला वो करा ज्यादा अच्छा रहतो, नहीं तो जे पोटरी गठरी लीला वो एजी परी रह जी। तो समझ गया ना। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते कि भारी गड़बड़ आदमी है, अपने मर गया पत्नी से शादी कर रहा, दूसरा के कहता कि ना। बोले अच्छा रुकिए इलाज करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते कि तो ठीक है देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाकर के मिलते हैं किससे? लॉर्ड कैनिंग से। कहते कि सर देखिए समाज में फिर वही हाल है कि एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब जाके बंद कर दिए। अब जो महिलाएं ऐसे हैं उनको तो जीवन नरक से भी बदतर है। वो जिंदा थोड़े है, जिंदा लाश के बराबर ही है। उसको साइड में एक कमरे दे दिए जाते, फेंक कर खाना दिया जाता, सोने के लिए जमीन पे रखा जाता। तो ये कौन सी प्रथाएं हैं? इस पे बैन लगाइए, आप उनको भी दोबारा शादी करने का अधिकार दीजिए। लॉर्ड कैनिंग कहता देखो पश्चिमी सभ्यता ये लोग पढ़ा लिखा आदमी है। बोला कि हाँ ये सही कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए समाज में। बोला कि अच्छा विलियम बेंटिंक करके गए क्या, हम भी कुछ अच्छा करते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाते हैं बाबू। इन्होंने लाया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब? 1856 में। प्रयास किए कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम पूछ देगा तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ध्यान रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। इनको कोलकाता संस्कृत द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? विद्यासागर की। और यही विद्यासागर की उपाधि अपने नाम के लास्ट में जोड़ लेते हैं तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय से हो जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समझ गए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हिसाब ने प्रयास किया तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक अधिनियम लाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इसके तहत वैसी महिलाओं को यह अधिकार दिया गया जिनके पति डेट गए हैं दोबारा शादी करने का। अब बात है कि करने का है तो करवाएगा कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण है, ये है। उन्होंने कहा कि काम करते पहला शादी हम ही करवा देते हैं, जो हुआ जो देखा जाएगा, फ्री में नहीं हो दक्षिणा दीजिएगा। तो पहला विधवा भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न हुआ था 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। कहाँ? कोलकाता में। किसकी देखरेख में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में उन्होंने ही किया। समझ गए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहे कि ऐसे ना समाज सुधरेगा, समाज में महिलाओं को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने बच्चियों को पढ़ने के लिए पहली बार कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन स्कूल की स्थापना की। लड़कियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन स्कूल की स्थापना किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहें कि अगर बच्चियां पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने अधिकार को समझेगी, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा,
पहला कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, तो 1856 में। लाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रयास किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। या पूरा उनका वास्तविक नाम पूछेगा बाबू तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मोदनीपुर जिले के घटल नगर में, समझ गए, ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय और मम्मी का नाम भगवती देवी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वास्तविक नाम तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि कौन से स्कूल से दिया गया, तो कोलकाता संस्कृत महाविद्यालय से, जिसको इन्होंने लास्ट में जोड़ लिया, तो इनका पूरा नाम हो गया ईश्वर चंद्र विद्या। बच्चियों की शिक्षा के लिए या लड़कियों की शिक्षा के लिए कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन स्कूल की स्थापना किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, समझ गए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, 1856 में लाने वाला लॉर्ड कैनिंग। और ये पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1856 को। कहां, तो कोलकाता में। किसकी देखरेख में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हो गई, समझ गए। तो रहने दीजिए, आज इतना ही। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कारण कौन कौन से, आर्थिक कारण और एक तात्कालिक कारण, समझ गए। तो आर्थिक कारण भी समझेंगे और तात्कालिक कारण भी समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए रहने दीजिए इतना है। देखिए आइए बता देते थोड़ा सा। आर्थिक कारण में ज्यादा कुछ है नहीं, तात्कालिक कारण अगले दिन शुरू करेंगे तो मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। आर्थिक कारण में है क्या बाबू, भारत में 1856 के आसपास ऐसी स्थिति आई कि बाजार में आर्थिक मंदी की जैसी स्थितियां हो गई थी। भारतीय मुद्राओं का विदेशों में बहुत तेजी से गमन हुआ। भारतीय बाजारों पे विदेशी बाजारों का अधिकार लगभग हो गया था। जितने भी पश्चिमी सभ्यता के व्यापारी लोग थे वहां से बना करके कपड़े ला करके भारत में बेचा करते थे। अभी भी आप देखिए जाकर के खादी वाला वस्त्र खरीदिए ना, देखिए कितना महंगा मिलेगा, लेकिन हम लोग जो पहने हुए हैं मेड इन, समझ ही रहे हो, सिल्क कोची कोची कने के ही बना हुआ। तो ये सब जो कपड़े होते हैं सस्ते होते हैं। तो यहाँ के व्यापारियों को उद्योग धंधे एकदम बर्बाद से हो गए। बहुत सारे ऐसे थे जिनका पूरी तरह से उद्योग धंधे चौपट हो गया, आर्थिक स्थिति बिल्कुल एकदम चरमरा सी गई। तो लोगों को, व्यापारियों में एक गुस्सा था कि बताओ ये तो पूरा बाजार पे ही अपना अधिकार कर लेगा। और इससे अंग्रेजों की नीतियों से वो नाराज थे। कई जगह तो ऐसी थी कि सूखा पड़ गया था तो किसान लोग से जबरदस्ती कर वसूल किया जा रहा था, कहा गया दो देना पड़ेगा। तो इससे किसान वर्ग भी नाराज था, व्यापारी वर्ग भी नाराज था। तो 1857 का एक विद्रोह का कारण माना जाता है आर्थिक कारण, जिसमें अकाल, सूखा और बाढ़ वाली भी स्थिति है। साथ ही बाजारों पर विदेशियों का कब्जा, मतलब बाजार पे बाहरी लोगों का व्यापार ज्यादा हो गया था। लोकल मार्केटिंग जो था बहुत ही कम था। और इस प्रकार आर्थिक कारण भी एक माना जाता है। बाबू मेन रूप से पढ़ेंगे हम तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या पढ़ेंगे, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं।